फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा CSI नेट, सेट, गेट एंड MSc एंट्रेंस एग्जाम को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हैबिटेट एंड निश पे टारगेट किया था। आज हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जॉर्जी गॉस ने दिया था और इसीलिए इसे गॉस लॉ भी कहा जाता है। It states that two species competing for the same limiting resources cannot coexist permanently in the same place. दो स्पीशीज हैं और वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं तो वो कभी भी एक जगह नहीं रहेगी। जैसे हमने निश रियलाइज्ड निश का पढ़ा था कि अगर दो स्पीशीज हैं वो एक ही एरिया में रह रही हैं और एक ही रिसोर्सेज पे फीड कर रही हैं तो उनमें कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से एक स्पीशीज जो है उसको एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा और दूसरी स्पीशीज जो है वो सरवाइव करेगी। इसे ही हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं एंड इट इज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे ये इमेज देखेंगे। इस इमेज में हमें पैरामीशियम के 3 स्ट्रेन्स दिख रहे हैं। एक है पैरामीशियम कॉर्डेटम जो कि रेड कलर से शो हो रहा है, एक है पैरामीशियम ओरिलिया जो कि येलो कलर से शो हो रहा है और एक है पैरामीशियम बर्सेरिया जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है। सबसे पहले 3 कल्चर ट्यूब्स लेंगे हम, जिसमें हम पैरामीशियम कॉर्डेटम को अलग से कल्चर करेंगे, पैरामीशियम ओरेलिया को अलग से और पैरामीशियम बर्सेरिया को अलग से। तो इन तीनों अलग अलग ट्यूब्स में हम जो ग्राफ देखेंगे वो ऊपर की ओर जाता देखेंगे। मतलब तीनों जो है वो अपने अपने निशेस में ग्रो करेंगे, सरवाइव करेंगे। लेकिन जब हम एक कल्चर ट्यूब में पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ओरिलिया दोनों को साथ में कल्चर करेंगे तो जो पैरामीशियम ओरिलिया है, यहाँ पे जो हमें ये येलो ग्राफ नजर आ रहा है ये पैरामीशियम ओरिलिया का ग्राफ है। तो पैरामीशियम ओरिलिया तो बहुत इजीली सरवाइव करेगा, लेकिन जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये जो है एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की है कि अगर हम दो स्पीशीज को एक ही निश में रख देंगे तो दोनों जो है वो ये कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एक जो है वो सरवाइव करेगा, दूसरा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो है वो कम्पिटिटिवली रिसोर्सेज पे फीड कर पाएगा और दूसरा जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो ऊपर वाली जो ग्राफ था ये एक फंडामेंटल निश हम बोल सकते हैं कि ये एक, सपोज ये पैरामीशियम ओरिलिया का फंडामेंटल निश है और ये पैरामीशियम कॉर्डेटम का फंडामेंटल निश है और ये पैरामीशियम बर्सेरिया का फंडामेंटल निश है, जहां पे compete करने के लिए इनके साथ कोई नहीं है, ये फुली अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एक ग्रो कर रहा है और एक जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हो गया, रियलाइज्ड निश हो गया। जब हमने दो स्पीशीज को एक ही एरिया में डाल दिया तो ये दोनों जो है ये आपस में compete करेंगे। लेकिन ये वाली जो ग्राफ है इसमें हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम बर्सेरिया को दोनों को कल्चर किया है और होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि एक ग्रो करता और एक जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन दोनों ही इसमें सरवाइव कर पा रहे हैं। इसका मतलब इनका जो फूड हैबिट है वो सेम नहीं होगा, तभी ये सरवाइव कर पा रहे हैं। तो क्योंकि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो बैक्टीरियल फूड पे फीड करेगा और पैरामीशियम बर्सेरिया यीस्ट पे। जब पैरामीशियम कॉर्डेटम यहाँ पे बैक्टीरियल फूड पे फीड करेगा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से यीस्ट ग्रो करेगी और पैरामीशियम बर्सेरिया जो है वो यीस्ट को प्रेफर करता है। तो दोनों के जो निश हो गए वो डिफरेंट हो गए, इस कारण ये आपस में compete नहीं करेंगे और इजिली सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर दो स्पीशीज जिनके एक ही फूड हैबिट है, एक ही जिनका रिसोर्स है, वो आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और जिनका निश ही डिफरेंट है वो इजिली आपस में कोएग्जिस्ट कर जाएंगे। इससे अगला है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट W.L. ब्राउन एंड E.O. विल्सन ने 1956 में दिया था। Character displacement is an evolutionary change that occurs when
two similar species inhabit the same environment. दो सिमिलर स्पीशीज है, दो सेम स्पीशीज है, जब वो सेम एनवायरनमेंट में रह रही है तो उनमें डाइवर्जेंस आ जाती है, उनमें एवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ करेक्टर को ही हम करेक्टर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सपोज करो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है इसमें हमें ये दो कर्व ये दिख रहे हैं, कर्व्स दिख रहे हैं। ये रेड सर्कल जो है ये शो कर रहा है स्मॉलेस्ट बॉडी साइज और ये जो ब्राउन सर्कल है ये शो कर रहा है लार्जेस्ट बॉडी साइज। तो ये बॉडी साइज के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं और ये जो ब्राउन है बीच वाला ये मीडियम वाला ये मीडियम बॉडी साइज है। तो ये स्पीशीज 1 है और ये स्पीशीज 2 है और ये दोनों के दोनों कहाँ है, एक ही निश में रह रही हैं। तो ये जो एरिया है ये निश ओवरलैप का एरिया है, यहाँ पे क्या होगा कंपटीशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस एरिया में और इस एरिया में कंपटीशन मिनिमम है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन मैक्सिमम है तो जो मीडियम बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, आउट कम्पीट कर देंगे, जिसके कारण इनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो अब हमें अगली पॉपुलेशन में वो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे जो आपस में compete ना कर रहे हो। तो अब हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये रेड जो सर्कल ये वाले पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन, मतलब या तो स्मॉल साइज वाली पॉपुलेशन होगी और लार्ज साइज वाली पॉपुलेशन होगी। मीडियम साइज वाली पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्टर जो है वो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो गया एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में। अब करेक्टर डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। The tendency for characteristic to diverge more in sympatric than in allopatric populations of two species is called character displacement. इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक को समझना होगा। अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं कि सपोज पहले एक एरिया था जहाँ पे एक सर्टन स्पीशीज जो थी वो रह रही थी, बट विद टाइम क्या हुआ, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए या कोई माउंटेन वहां पे बन गया या फिर कोई लेक बन गई, जिसके कारण वो स्पीशीज ज्योग्राफिकली अलग हो गई और उसके कारण क्या हुआ, जो जीन फ्लो है वो इंटरप्ट हो गया। तो अब विद टाइम क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी, इसे बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में हम ज्योग्राफिक आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं, एक ही हैबिटेट में वो स्पीशीज रह रही हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई एक दूसरे से, जिसके कारण अब दो अलग अलग स्पीशीज बन गई। तो अब सवाल आता है कि रिप्रोडक्टिव बैरियर कैसे बना होगा जबकि स्पीशीज एक ही एरिया में रह रही हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बना है बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉइडी, सेक्सुअल सिलेक्शन एंड हैबिटेट डिफरेंशिएशन। ये जो इमेज है ये इमेज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की है। ये एक एरिया शो किया हुआ है जिसमें ये ट्रीज हैं, तो ये एक ही स्पीशीज के ट्री हैं, लेकिन क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गई। ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गई, एक कुछ लेक जो है वो यहाँ पे बन गई, जिसके कारण अब ये जो एरिया है ये बीच में से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे जो स्पीशीज है वो डिफरेंट हो गई और यहाँ पे स्पीशीज डिफरेंट हो गई। ये जो स्पेसिएशन है ये विद टाइम होगी, ये एक या दो दिन की बात नहीं है, विद टाइम ये होता है, टाइम के साथ होगा ये एवोल्यूशन चेंज। तो जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पे ये दो जो है अब अलग अलग पॉपुलेशन हो गई, इसे बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे भी एक ही एरिया शो हो रहा है, एक ही तरीके की ट्रीज नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या हो गया कि अब यहाँ एक डिफरेंट स्पीशीज जो है वो डेवलप हो गई। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसकी वजह से हुआ है, या तो वहां पे पॉलीप्लॉइडी हुई है, यहाँ पे हैबिटेट डिफरेंशिएशन या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होगा ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होगा बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो यहाँ पे क्योंकि एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक का कंसेप्ट आ रहा था तो ये यहाँ समझना इसे जरूरी था। फर्दर एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की मैं वीडियो जो है वो एवोल्यूशन जब मैं करवाऊंगी तब उस वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूंगी।
ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को। ये फिंचेस की एग्जांपल है। ये वाली जो फिंचेस है इसका नाम है जियोस्पाइजा फ्यूलिजिनोसा। ये लॉस हर्मेनोस आइलैंड में रह रही है। और ये है जियोस्पाइजा फोर्टिस, ये रह रही है डेफने मेजर आइलैंड पे। मतलब ये दो फिंचेस हैं जो कि अलग अलग आइलैंड्स में रह रही हैं। तो इनमें क्या है, इनका जो बिल साइज है, बीक का जो साइज है वो सेम है, जिसकी वजह से इनका जो फूड है वो भी सेम है। अलग अलग रह रही हैं, दो डिफरेंट आइलैंड्स में रह रही हैं, लेकिन फूड हैबिट क्या है वो सेम है। इसे बोलते हैं हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। लेकिन जब इन फिलोजिनोसा को और फोर्टिस को हम सेम आइलैंड में ले आएंगे, जैसे ये थर्ड फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, सैन क्रिस्टोबेल एंड फ्लोवियाना आइलैंड में हम दोनों को सेम आइलैंड में ले आए, तो विद टाइम क्या हुआ, इनमें करेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। करेक्टर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से दोनों स्पीशीज जो है उनकी डिफरेंट बीक्स इवॉल्व हो गई, डिफरेंट साइजेस की। एक बर्ड जो लार्जर सीड्स पे फीड करती है और दूसरी स्मॉलर सीड्स पे। तो इसे हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। इस ग्राफ में हमें दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाला जो है और ये पिंक है, दोनों एक ही लेवल पे है। इसका मतलब दोनों जो है वो एक ही चीज पे फीड कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है जब वो डिफरेंट आइलैंड पे होंगे, और ये है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो ये वीडियो थी करेक्टर डिस्प्लेसमेंट एंड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। आई होप गाइज आपको ये वीडियो ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लर्निंग।